हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं लेसन 4 रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। और इसके अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं अपने एक टॉपिक के बारे में, विभिन्न छोटी छोटी परिभाषाओं के बारे में। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बहुत सारी परिभाषाएं बताई थी, जैसे जालक ऊर्जा है। इसके अलावा बात करें अपन यहाँ पर बंद ऊर्जा है, बंद एंथैल्पी है। उसके अलावा बात करें अपन बंद कोटि है। इसके अलावा बात करते हैं अपन यहाँ पर, तो इसके अलावा बंद कोण अपन ने पढ़ा है, बंद लंबाई अपन ने पढ़ी है। तो ये कुछ परिभाषाएं अपन ने यहाँ पर चर्चा कर ली थी। अब एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अपन चर्चा यहाँ पर करेंगे, और वो है अपना अनुनाद संरचनाएं। अब क्या होती है ये अनुनादी संरचनाएं, किस प्रकार से इनको बनाया जाता है, इन सभी के बारे में अपन चर्चा यहाँ पर करेंगे। अब सुनो, अनुनादी संरचनाओं की बात करें या अनुनाद संरचनाओं की बात करें तो देखो, कोई भी अणु होता है ना, किसी भी अणु के सभी गुणों की व्याख्या आप लोग केवल एक लुईस संरचना से नहीं कर सकते। यानी कि आप लोगों के द्वारा अभी जो संरचनाएं बनाई गई है विभिन्न अणुओं की, कौन सी संरचनाएं बनाई अपन ने अभी? लुईस बिंदु संरचनाएं। और ये जो लुईस बिंदु संरचनाएं अपन ने बनाई है ना, तो वो एक संरचना उस अणु के सभी गुणों की व्याख्या करने में असमर्थ होती है। यानी कि उस एक संरचना द्वारा सभी गुणों की व्याख्या नहीं की जा सकती है। अब किसी भी अणु के सभी गुणों की व्याख्या करनी है तो एक संरचना तो काम में आने रही है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? एक से अधिक संरचनाएं बनानी पड़ेगी, ठीक है। और उन एक से अधिक संरचनाओं को ही अपन क्या बोलते हैं? अनुनादी संरचनाएं बोलते हैं, अनुनाद संरचनाएं कहते हैं, ठीक है। और इस गुण को क्या कहा जाता है? इस गुण को अनुनाद कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि जब किसी अणु के सभी गुणों की व्याख्या एक लुईस संरचना द्वारा किया जाना संभव नहीं हो, तो फिर उसकी एक से अधिक संरचनाएं बनानी होती है, और उन एक से अधिक संरचनाओं को क्या बोलते हैं? अनुनाद संरचनाएं कहते हैं। और इस गुण को अपन बोलते हैं अनुनाद, रेजोनेंस, ठीक है ना। तो ये होता है अनुनाद व अनुनादी संरचनाएं, ठीक है ना। तो पहले अपन इसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद इसको समझने का प्रयास अपन यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं अपन कि किसी अणु के सभी गुणों की व्याख्या, सभी गुणों की व्याख्या केवल एक लुईस संरचना द्वारा किया जाना संभव नहीं है। एक संरचना द्वारा किया जाना संभव नहीं है, अतः इसकी एक से अधिक संरचनाएं बनानी पड़ती है, जिन्हें अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। और सभी अनुनादी संरचनाओं का मिलता जुलता रूप अनुनाद संकर कहलाता है।
अनुनाद संकर कहलाता है, अनुनाद संकर कहलाता है। और इस गुण को अनुनाद यानी कि रेजोनेंस कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये जो गुण है इसको क्या बोला जाएगा? अनुनाद कहा जाएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से आप लोग देखेंगे। क्या बताया अपन ने कि किसी अणु के सभी गुणों की व्याख्या केवल एक लुईस संरचना द्वारा किया जाना संभव नहीं है, अतः इसकी एक से अधिक संरचनाएं बनानी पड़ती है, और इन एक से अधिक संरचनाओं को अपन क्या बोलेंगे? अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। इन सभी अनुनादी संरचनाओं का मिलता जुलता रूप अनुनाद संकर कहलाता है, और इस गुण को अपन क्या बोलते हैं? अनुनाद कहते हैं। ठीक है, अब इस चीज को समझें कैसे, तो इसके लिए उदाहरण अपन यहां पर लेते हैं। तो भाई उदाहरण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 1 की बात करते हैं। उदाहरण नंबर 1 की बात अपन करते हैं। अब देखो भाई, उदाहरण नंबर 1 की बात करें तो देखो, ओजोन, ओजोन जानते हो फॉर्मूला क्या होता है इसका? O3। तो ओजोन की लुईस बिंदु संरचना अब देखो, ओजोन की लुईस बिंदु संरचना की अपन बात करें तो आप लोगों ने इसकी लुईस बिंदु संरचना बनाई है। ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे यहां पर बना देता हूं इस चीज को, ध्यान से आप लोग देखेंगे। ये ओजोन है, देखो ओजोन में 3 ऑक्सीजन अपने पास है। इसकी लुईस बिंदु संरचना अपन ने पहले भी बनाई है, एक बार मैं फिर बनाना सिखा देता हूं आप लोगों को। यहां पर 3 ऑक्सीजन परमाणु हैं, और इन 3 ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कोश में आपको पता है तीनों ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कोश में 6-6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना, तो वो 6-6 इलेक्ट्रॉन अपन यहां पर लगा देते हैं इसके ऊपर। ये लो भाई, इस प्रकार से 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इस प्रकार से, इस तरह से। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने लगा दिया यहां पर। हो गया भाई। अब देखो ये लगा दिया। ठीक है, अब लुईस बिंदु संरचना बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपन को साझा कराना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनों का। तो देखो भाई ध्यान से देखना, यहां पर क्या होता है, इस ऑक्सीजन को अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं तो ये इसके साथ कितने का साझा करेगा? 2 का। देखो भाई, ये 1 साझा हुआ और ये 2 का साझा हुआ। 2 का साझा होता है डबल बॉन्ड बनता है, आप लोग जानते हैं अच्छे से। ठीक है ना, तो इस प्रकार से 2 का साझा यहां पर इसने कर लिया तो द्विबंध बन गया। अब ये ऑक्सीजन इसके पास 6 थे, इसने भी इधर कितने का साझा कर लिया? 2 का, क्योंकि बंध जब बनता है तो बराबर का साझा होता है। बराबर का साझा मतलब इसने 2 का किया है तो ये भी कितने का करेगा? 2 का, तो दोनों के 8 पूरे हो गए। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन परमाणु इधर साझा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? क्योंकि इधर साझा करेगा तो बाह्यतम कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इधर कौन सा बंध बनेगा? फिर इधर बनेगा उपसहसंयोजक बंध, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसको ये उपसहसंयोजक बंध द्वारा दे देगा। ठीक है ना। अब सुनो, यहां पर ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, एक तरफ डबल बॉन्ड है, एक तरफ क्या है? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो भाई, वास्तव में ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो होता है ना, इस ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की जो लंबाई होती है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की जो लंबाई होती है वो वास्तव में कितनी होती है? वास्तव में होती है 121 पिकोमीटर। कितनी होती है? 121 पिकोमीटर होती है। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की लंबाई 148 पिकोमीटर होती है। कितनी होती है? 148 पिकोमीटर होती है। ठीक है ना। तो देखो भाई, अपन यहां पर बात कर रहे हैं कि ये ओजोन की लुईस बिंदु संरचना है, इसमें
ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड की लंबाई कितनी होती है 121 पिकोमीटर, और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की बंद लंबाई कितनी होती है 148 पिकोमीटर होती है। परंतु जब इसकी लंबाई को, इसकी बंद लंबाइयों को मापा गया प्रयोगों के माध्यम से, तो ये देखा गया कि इसकी जो दोनों बंद हैं, इन दोनों की लंबाइयाँ क्या है, समान है। दोनों की लंबाइयाँ क्या है, समान है। अब ये समान कैसे प्राप्त हुई भाई, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की लंबाई 148 पिकोमीटर होती है, डबल बॉन्ड की लंबाई 121 पिकोमीटर होती है। जब अपन इन दोनों की अलग अलग लंबाइयों की बात कर रहे हैं, तो फिर प्रयोगों द्वारा निकालने पर ये समान क्यों प्राप्त हुई? ठीक है, तो इस बात की व्याख्या ये एक संरचना नहीं कर सकती। कर सकती है भाई? नहीं कर पाती। तो फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, इसकी एक से अधिक संरचनाएं बनानी पड़ेगी, और वो संरचनाएं किसकी व्याख्या करेगी, वो संरचनाएं व्याख्या करेगी कि इसकी बंद लंबाई समान क्यों हुई। ठीक है ना, कैसे व्याख्या करती है देखिए इसको ध्यान से। तो अपन ने बात की है कि ओजोन की लुईस बिंदु संरचना में ऑक्सीजन एकल बंध की लंबाई 148 पिकोमीटर होती है, तथा ऑक्सीजन द्विबंध की लंबाई 148 पिकोमीटर होती है। परंतु जब इन बंद लंबाइयों को प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया गया, तो ये दोनों समान अर्थात 128 पिकोमीटर प्राप्त हुई। 128 पिकोमीटर प्राप्त हुई। इस प्रकार O3 की एक लुईस संरचना इसकी समान बंध लंबाई की व्याख्या नहीं कर सकती। समान बंध लंबाई की व्याख्या नहीं कर सकती, है। अतः इसकी एक से अधिक अनुनादी संरचना बनाकर इस तथ्य की बनाकर समान बंध लंबाई की व्याख्या की जाती है।
ठीक है, अब कैसे करते हैं ध्यान से देखो भाई। अब देखो ये एक अनुनादी संरचना अपन ने बना ली, सॉरी एक संरचना अपन ने लुईस बिंदु संरचना बना ली, ठीक है ना। अब सुनो, यदि मुझे इसकी दूसरी संरचना बनानी है, क्या बनानी है, इसकी दूसरी संरचना मुझे बनानी है, तो देखो दूसरी संरचना कैसे बनाते हैं ध्यान से देखना। ये इसके पास क्या है, बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और इसके पास बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है भाई। अब देखो एक संरचना तो अपनी ये बनी हुई थी, अब अपन को बनानी है दूसरी संरचना। तो देखो आप लोगों ने क्या देखा था कि पहली संरचना में देखा आपने इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, और इस ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना, एकल बंध है। यहां द्विबंध और यहां पर क्या है, सिंगल बॉन्ड। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि अगली संरचना में ये ऑक्सीजन द्विबंध ना बनाकर ये ऑक्सीजन द्विबंध बना ले, हो सकता है ना भाई आपको साझा करवाना है इलेक्ट्रॉन का, अब इलेक्ट्रॉन का साझा करवाना है तो ये भी साझा कर सकता है और ये भी साझा कर सकता है, ठीक है ना। तो एक संरचना में तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, अगली में कौन करेगा, ये कर लेगा, ठीक है ना। तो भाई इसने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर लिया, यहां पर साझा कर लिया। अब इसने साझा किया है तो ये भी क्या इसने साझा किया है तो ये भी क्या कर लेगा, इसके साथ साझा कर लेगा, यानी कि द्विबंध का निर्माण यहां पर हो गया। परंतु इसकी बात करें तो ये तो साझा कर नहीं सकता, तो क्या करेगा, उपसहसंयोजक बंध का निर्माण यहां पर कर लेगा। तो इस प्रकार से देखो आप लोगों ने जो 2 संरचना यहां पर देखी, इसमें क्या देखा कि इस संरचना में द्विबंध इस तरफ है, और इस संरचना में द्विबंध इस तरफ है, एकल बंध यहां पर है, इसमें एकल बंध इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये दोनों संरचनाएं आप लोगों की यहां पर बन गई, और कोई विन्यास यहां पर प्राप्त हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, बस ये 2 बन सकती है कि द्विबंध यहां आ गया, एकल बंध यहां पर आ गया, इस प्रकार से। तो इसकी ये 2 संरचनाएं बनती हैं, और इन संरचनाओं को अपन अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। और ध्यान रखें अनुनादी संरचनाओं को अपन इस प्रकार से डबल तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं, किससे, डबल तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं। तो ये 2 अनुनादी संरचनाएं इसकी बनती है, कैसे बनाते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि इसका मिलता जुलता रूप कौन होगा। तो देखो भाई, अच्छा एक बार मैं आपको बता दूं, यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो लंबाई कितनी होनी चाहिए, 148 पिकोमीटर, यहाँ डबल बॉन्ड है तो लंबाई कितनी होनी चाहिए, 121 पिकोमीटर होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका मिलता जुलता रूप अपन बनाएं तो इस तरह से देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस प्रकार से, इस तरह से देखो, ठीक है। देखो भाई, अब देखो यहां पर आपको क्या देख रहा है, देखने को मिल रहा है कि इन दोनों संरचनाओं की तुलना अपन करें तो पहले यहां पर डबल बॉन्ड था, अगली संरचना में यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। मतलब ये डबल बॉन्ड क्या कर रहा है, गति कर रहा है, पहले इधर था अब इधर आ गया, ये सिंगल बॉन्ड यहां था अब इधर आ गया, ठीक है ना। यानी कि ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन ऑक्सीजन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड तो पूरा है, परंतु डबल बॉन्ड क्या है, गति कर रहा है। यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, इसलिए डबल बॉन्ड को अपन यहां पर ऐसे डैश डैश से प्रदर्शित करेंगे, किससे, डैश डैश से प्रदर्शित करेंगे। और ये जो संरचना आपको दिखी है ये इन दोनों का क्या है, मिलता जुलता रूप है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अनुनादी संकर बोलते हैं, अनुनाद संकर कहते हैं। और ये अनुनाद संकर को अपन ऐसे 3 रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं, कितनी रेखाओं से, 3 रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं, और ये होती है अनुनाद संरचनाएं, अनुनाद संरचनाएं। अब देखो भाई, यहां पर बात तो अपन कर रहे थे कि बंध लंबाई समान है, इसकी व्याख्या कैसे करेंगे। तो देखो भाई, पता चल गया आप लोगों को, एकल बंध की लंबाई 148 थी, द्विबंध की 121 थी, परंतु देखो यहां पर दोनों में एकल बंध तो पूरा है, परंतु द्विबंध क्या है, आधा आधा है, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। मतलब यहां पर जो बंध लंबाई होगी वो एकल बंध से तो कम होगी और द्विबंध से ज्यादा, यानी बीच वाली होगी, और वो होती है 128 पिकोमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से समान बंध लंबाई की व्याख्या अपन कर सकते हैं, किससे, समान बंध लंबाई की व्याख्या अपन कर सकते हैं आपके इस अनुनाद प्रक्रिया के माध्यम से, इस अनुनाद संरचना के माध्यम से,
ठीक है ना। तो एक बार मैं फिर बता रहा हूं कि ओजोन की लुईस बिंदु संरचना में ऑक्सीजन एकल बंध की लंबाई 148 पिकोमीटर होती है, द्विबंध की थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर ना, ध्यान से इसको चेक कर लेना भाई, है ना, करेक्शन कर लेना, 121 पिकोमीटर है, ठीक है, दोनों को सेंस हम ऊपर ने लिख ली थी। ऑक्सीजन एकल बंध की लंबाई 121 पिकोमीटर होती है और द्विबंध की लंबाई अपनी क्या होती है 148 पिकोमीटर होती है। परंतु जब इन बंध लंबाइयों को प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया गया तो दोनों समान यानी कि 128 पिकोमीटर प्राप्त हुई और इस प्रकार ऑक्सीजन की एक लुईस संरचना इन समान बंध लंबाइयों की व्याख्या नहीं कर सकती है, अतः इसकी एक से अधिक अनुनादी संरचना बनाकर समान बंध लंबाई की व्याख्या की जा सकती है। कैसे करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बनाना बता दिया है, ठीक है। तो ये था अपना आज का सेशन। आशा करता हूँ आपको अनुनादी संरचनाएं समझ में आई होगी, और भी बहुत सारी अनुनादी संरचनाएं होती है जिनको बनाने का प्रयास करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।